रिकार्डो का लगान सिद्धांत का यह तीसरा वीडियो है और अंतिम वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो इसी सिद्धांत के इस चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं, जिससे कि लगान का पूरा सिद्धांत आपकी समझ में भली भांति आ जाए। तो जो आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूं वह है स्थिति के अनुसार लगान। रिकार्डो का मानना था कि जो लगान भूमि प्राप्त करती है, उर्वरा शक्ति में जो अंतर होता है उसी के कारण क्या करती है, लगान प्राप्त करती है। लेकिन उसने तीसरी कंडीशन अर्थात तीसरे एंगल पर भी नजर डाली और उसने पाया कि भूमि स्थिति के अनुसार भी लगान प्राप्त करती है। अब वो कैसे प्राप्त कर सकती है? रिकार्डो ने कहा कि जो भूमि बाजार के निकट हो या शहर के निकट हो या किसी हाईवे के निकट हो, कि जहां पर कि क्या हो, परिवहन की सुविधा हो, क्या हो, परिवहन की सुविधा हो अर्थात यातायात के साधनों की सुविधा हो, और वहां पर जो भूमि क्या है उपलब्ध है और जिस पर कृषि हो रही है, और यदि वो अच्छी नहीं है अर्थात उसका उपजाऊपन कम है, तो वह ज्यादा लगान देगी। कहने का अर्थ है कि यदि बाजार के निकट रिकार्डो के अनुसार जो भूमि है, यदि उसका उपजाऊपन या उर्वरा शक्ति कम भी है, तो वह अन्य भूमियों की तुलना में ज्यादा लगान देगी। जो भूमि शहर के जितना ज्यादा नजदीक होगी वो लगान ज्यादा देगी, और शहर से जो भूमि जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतना ही कम क्या देगी, लगान देगी, चाहे उसका उपजाऊपन शहर की भूमि की तुलना में ज्यादा ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से यो हुआ स्थिति के अनुसार लगान। तो इस प्रकार से स्थिति के अनुसार जो लगान होता है उसकी परिभाषा यहां पर लिखी हुई है कि जो भूमि बाजार या शहर के निकट होती है वह अपनी अच्छी स्थिति के कारण बाजार या शहर से दूर स्थित भूमि की तुलना में जो अतिरेक या बचत प्राप्त करती है उसे भूमि की स्थिति का लगान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तो परिभाषा हुई, और परिभाषा का सार सरल शब्दों में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसी बात को यहां पर एक तालिका के माध्यम से और भी सरल शब्दों में समझते हैं कि पहला वाला जो कॉलम है इसमें लिखेंगे भूमि की श्रेणियां, ठीक है। दूसरा वाला जो कॉलम है उसमें लिखेंगे बाजार से दूरी किलोमीटर में। तीसरा जो कॉलम है उसमें लिखेंगे यातायात व्यय या उसको लागत कहते हैं रुपये में, और अंतिम जो कॉलम होगा वो होगा लगान रुपये में। अब देखिए भूमि की श्रेणियां, पहला वाला कॉलम है, उदाहरण के लिए ए बी सी डी ई, इस प्रकार से भूमियां हैं। ए श्रेणी की जो भूमि है, ठीक है, वो बाजार से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, और यहां पर जो यातायात व्यय आता है वह मात्र 10 रुपये आता है। अर्थात ए कैटेगरी की जो भूमि है वह शहर के नजदीक है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर जो अनाज पैदा होता है, ये भूमि पर जो अन्न पैदा होता है उसका जो परिवहन व्यय है, जो भाड़ा ट्रक में लाने का है, वह मात्र 10 रुपया है। ओके। दूसरी कैटेगरी की जो भूमि है, ठीक है, वह बी श्रेणी की भूमि है। बी श्रेणी की जो भूमि है वह बाजार से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और उसका जो अनाज लाना है मार्केट तक, तो उसका परिवहन व्यय जो भाड़ा पड़ेगा ट्रक का वह 20 रुपया है। और इसी प्रकार से जो सी श्रेणी की भूमि है, ठीक है, वह 10 किलोमीटर दूर है, और वहां से अनाज मंडी में लाने का जो किराया है, या शहर में लाने का या बाजार में लाने का जो किराया है वह 30 रुपया है। और इसी प्रकार से जो डी श्रेणी की भूमि है, ठीक है, वो 15 किलोमीटर दूर है मार्केट से, और वहां से जो अनाज ट्रकों में भरकर शहर में लाया जाता है, बाजार में लाया जाता है, उसका किराया है 50 रुपया, ठीक है। और अंतिम जो भूमि है ई श्रेणी की, वह मार्केट से 30 किलोमीटर दूर है, और उसका माल जब यह अनाज मार्केट में आता है तो ट्रक का जो भाड़ा या जो यातायात व्यय या जो परिवहन व्यय आता है वह 50 रुपये आता है। तो इस प्रकार से देखिए कि बाजार से ये जो भूमि है ए बी सी डी ई, इसकी दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जा रही है।
ए भूमि 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बी 5 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 15 किलोमीटर और ई 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए जैसे जैसे क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है। ठीक है, बाजार से जैसे जैसे ए बी सी डी ई भूमि की दूरी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो भाड़ा है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से भाड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सिंपल सी बात है कि जो भूमि मार्केट से ज्यादा दूर होगी तो वहां से जो अनाज मंडी में आएगा या बाजार में बिकने के लिए आएगा, ट्रक का जो भाड़ा पड़ेगा या जो किराया पड़ेगा वो ज्यादा ही पड़ेगा। एक कैटेगरी की भूमि कितनी दूरी पर, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां से जो अनाज मंडी में आएगा उसका ट्रक का भाड़ा या यातायात जो व्यय है वो मात्र कितना है, 10 रुपया है। तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है भूमि की श्रेणियों की, वैसे वैसे क्या हो रहा है, परिवहन लागत या यातायात व्यय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, यहीं पर इस बात को भी समझ लेते हैं कि यहां पर जो लगान लिया जा रहा है वो यातायात व्यय या परिवहन लागत के रूप में ज्ञात किया जाएगा। ओके, अगली बात देखिए, यहां पर रिकार्डो ने क्या कहा कि बाजार के निकट यदि भूमि क्या है, ए कैटेगरी की भूमि बहुत नजदीक है लेकिन उसका उपजाऊपन कम है, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन वह बी श्रेणी की तुलना में या सी श्रेणी की तुलना में या डी श्रेणी की तुलना में या अगली श्रेणी की तुलना में क्या करेगी, ज्यादा लगान देगी। ओके, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब यहां पे समझिए कि जो भूमि की श्रेणियां हैं ए बी सी डी, ठीक है, इसे कहते हैं अधिसीमांत भूमि। रिकार्डो ने ए बी सी डी इस प्रकार की जो भूमि है 1 2 3 4 यहां तक की भूमि को उसने कहा है अधिसीमांत भूमि। ओके, और जो ई श्रेणी की अंतिम जो भूमि है उसको कहा है उसने सीमांत भूमि। क्या कहा है, सीमांत भूमि। तो इस प्रकार से उसने 2 प्रकार की भूमियों की कल्पना की है, एक की है अधिसीमांत भूमि और एक की है सीमांत भूमि। आगे उसने कहा कि सीमांत जो भूमि होती है, ठीक है, ई भूमि जो है वो सीमांत भूमि है, इससे किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है। जो ई श्रेणी की भूमि होती है, ये जो अंतिम भूमि है जिस पर कि अनाज का उत्पादन होता है, वह किसी भी प्रकार का लगान नहीं देती है, और जो लगान प्राप्त होता है वह केवल अधिसीमांत भूमियों की उपज से ही प्राप्त होता है। तो अर्थात यहां पर ए बी सी डी क्या करेगी, लगान देगी, लेकिन ई श्रेणी की भूमि क्या होगी, लगान नहीं देगी। ठीक है, अब देखिए स्थिति के अनुसार जो लगान होता है वह यातायात व्यय के रूप में लिया जाता है। ओके, तो यहां पर देखिए यातायात व्यय के रूप में लगान किस प्रकार से ज्ञात होगा, यहां पे इसका सूत्र लिखा हुआ है लगान निकालने का कि लगान इज इक्वल टू अधिसीमांत भूमि का यातायात व्यय या परिवहन व्यय में से सीमांत भूमि का परिवहन व्यय घटा दिया जाएगा, और घटाने के बाद जो राशि बचेगी वही भूमि की स्थिति का लगान कहलाएगी। अब ये लगान यहां पर कैसे निकाला जाएगा, तो सूत्र है अधिसीमांत भूमि का यातायात व्यय। ठीक है, तो अधिसीमांत भूमि का यातायात जो व्यय है वह ए बी सी डी ये है अधिसीमांत भूमि, और जो ई भूमि है वह है सीमांत भूमि। तो क्या करना पड़ेगा, सीमांत भूमि का जो परिवहन व्यय है, ठीक है, इससे क्या करना पड़ेगा, अधिसीमांत भूमि का परिवहन व्यय को घटाना पड़ेगा, और घटाने पर जो राशि आएगी वही क्या कहलाएगी, लगान कहलाएगी। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सबसे ऊपर 50 और 50 में से 10 घटाएंगे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 40। अगला देखिए यहां पर है 50। ओके, सब जगह 50 ही रहेगा, 50 में से 20 घटाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30, फिर 50 लेना है, उसके बाद 30 घटाना है तो कितना आएगा 20, और 50 में से 40 घटाना है, तो इस प्रकार से 10, उसके बाद 50 लेना है और ऋण 50 ही करना है और हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से देखिए यातायात व्यय के रूप में
जो लागत आ रही है मार्केट तक अनाज को लाने की, उसको क्या करेंगे, घटाते चले जाएंगे। किससे? सीमांत भूमि की परिवहन लागत से। जो सीमांत भूमि का परिवहन व्यय है वो 50 है। ओके, तो हर जगह 50 ही आएगा। बाकी 50 से क्या करेंगे, पहले 10 घटाएंगे। ओके, 50 ऋण 10 बराबर 40। तो ए श्रेणी की जो भूमि है उसका जो लगान है वो मार्केट के नजदीक है, इसलिए सबसे ज्यादा क्या हो रही है, लगान दे रही है 40 रुपया। तो जो भूमि मार्केट से क्या है और दूर है, ओके, उसका रेंट क्या हो गया है, घट गया, उसका लगान घट गया है। इसी प्रकार से देखिए कि जैसे जैसे क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे यातायात व्यय बढ़ रहा है, और जिस कारण से लगान भी क्या हो रहा, घटता चला जा रहा है। ई श्रेणी की भूमि है जिसको कि सीमांत भूमि कहते हैं, वह किसी भी प्रकार का लगान नहीं दे रही है। या 50 में से 50 गया 0। तो यहां पर 0 क्यों आ रहा है, ये 0 इसलिए आ रहा है कि ई श्रेणी की भूमि पर जो कृषि होती है वहां पर जो खर्चा आता है उस फसल को उगाने पर वो आता है 50 रुपया। ठीक है, और मार्केट तक लाने का व्यय भी क्या है, 50 रुपया है। तो इस प्रकार से 50 रुपया व्यय और 50 रुपया खर्चा, तो दोनों को घटा देंगे 0, अर्थात यहाँ पे किसान को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना हानि हो रही है उसको और ना लाभ प्राप्त हो रहा है। जितना पैदा करने में खर्च हो रहा है उतना ही पैसा उसको मार्केट तक अनाज को लाने पर खर्च हो जा रहा है, कि जो सीमांत भूमि होती है उससे किसी प्रकार का रेंट प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ तालिका के द्वारा रिकार्डो के लगान सिद्धांत का जो तीसरा बिंदु है कि भूमि की स्थिति के अनुसार भूमि लगान कैसे प्राप्त करती है। अब बात आती है रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हुए हैं उनके द्वारा रिकार्डो के लगान सिद्धांत की अनेक प्रकार से आलोचनाएं की गई हैं। अब उन्होंने किस किस आधार पर आलोचना की है तो इसको देख लेते हैं। पहला आता है भूमि की शक्ति मौलिक और अविनाशी होने का तर्क गलत। रिकार्डो ने कहा कि जो भूमि की शक्ति होती है वो मौलिक होती है, अर्थात पृथ्वी जिस रूप में या धरती या भूखंड रूप में बना है वो उसी रूप में रहता है। यदि रेगिस्तान है तो रेगिस्तानी रहेगा, उबड़ खाबड़ है तो उबड़ खाबड़ रहेगा, चट्टानी है तो चट्टानी रहेगा, दलदली है तो दलदली ही रहेगा। ठीक है, और उसकी उर्वरा जो शक्ति है जैसे प्रकृति ने दे रखी है वैसे ही रहेगी, ये उसने कहा। अगला है रिकार्डो ने इसी में कहा कि भूमि की जो शक्ति होती है वो अविनाशी होती है, अर्थात भूमि को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आलोचक है उनका क्या कहना है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति की उसने बात की कि भूमि प्रकृति ने जिस रूप में दे रखी है उसका उपजाऊपन उतना ही रहता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी जो जमीन है दलदली जमीन रही है, ठीक है, या जहां पर रेतली जमीन थी वहां पर भी खेती होने लगी है, अच्छे अन्न का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि दलदली जमीन को आधुनिक तकनीकी के द्वारा उसका दलदलापन जो है वो समाप्त कर दिया गया है। रेगिस्तान में ठीक है नहरों से पानी भेजा जा रहा है, अर्थात नहरें निकालकर वहां सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और वहां आज अन्न का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसा कहना कि भूमि की शक्ति क्या होती है, उर्वरा शक्ति मौलिक होती है, ठीक नहीं है। ठीक है, व्यक्ति ने वर्तमान तकनीकी के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा अनुपजाऊ भूमि को भी क्या कर दिया है, वो उपजाऊ कर दिया है। अगला उसने कहा कि भूमि क्या होती है, अविनाशी होती है, कि भूमि का हम नाश नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत ही उपजाऊ किस्म की जमीन है और वहां पे भयंकर बाढ़ आ जाती है, नदी का पानी बहुत बढ़ जाता है, तो पानी जब वहां पहुंचेगा तो मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। उसके बाद जो पूरी की पूरी जमीन है वो किस में बदल जाएगी, उबड़ खाबड़ या पथरीली जमीन में बदल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो कह रहा था कि अविनाशी होती है, तो आधुनिक अर्थशास्त्री ने कहा वो विनाशी होती है। यदि पहाड़ की जमीन है, बहुत अच्छी जमीन है कहीं पे, और ऊपर से क्या हो जाता है, लैंड स्लाइडिंग हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, तो पूरी जमीन क्या हो गई, दब गई। तो उससे क्या होगा, जो जमीन थी वहां पर जिसपे खेती हो रही थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ये कहना कि भूमि की जो शक्ति होती है मौलिक होती है और विनाशी होती है वह ठीक नहीं है, ये कहा आलोचकों ने। ठीक है, दूसरा आता है दीर्घकालीन विचार। रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वो दीर्घकाल पर आधारित है, अर्थात लगान दीर्घकाल में प्राप्त होता है। ठीक है,
जबकि मनुष्य को अनाज की जो आवश्यकता होती है वो अल्पकाल में होती है। कब होती है? अल्पकाल में। प्रत्येक दिन मनुष्य को क्या करना पड़ता है? भोजन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से दीर्घकालीन जो विचार उसने दिया वह भी ठीक नहीं है। अगला आता है पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, और जो पूर्ण प्रतियोगिता है वह एक काल्पनिक विचार है। कैसा विचार है? काल्पनिक विचार है। जबकि वास्तविक जगत में, वास्तविक अर्थव्यवस्था में क्या कौन सी प्रतियोगिता पाई जाती है? वह पाई जाती है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता का जो विचार उसने दिया वो क्या है? गलत है। अगला आता है सीमांत या लगान रहित भूमि नहीं होती। आलोचकों ने कहा कि सीमांत भूमि, जिसकी कल्पना किसने की है? रिकार्डो ने की, और उसने कहा कि सीमांत भूमि से किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हुए उन्होंने क्या कहा कि धरती पर ऐसा कोई भी भूखंड नहीं है, ऐसा कोई भूभाग नहीं है जो कि लगान नहीं देता है। अर्थात भूमि का हर टुकड़ा क्या होता है? लगान देता है। ओके। जबकि उसने क्या कहा, अर्थात रिकार्डो ने कहा सीमांत भूमि लगान नहीं देती है, तो उसमें आलोचकों ने कहा कि सीमांत या लगान रहित भूमि नहीं होती है। ओके। और सभी प्रकार की भूमियां लगान देती हैं। अगला आता है उत्पादन का प्रत्येक साधन लगान प्राप्त करता है। रिकार्डो ने कहा कि भूमि ही लगान देती है, केवल भूमि ही लगान देती है। लेकिन आलोचकों ने कहा भूमि के अलावा जो उत्पादन के अन्य साधन हैं, जैसे श्रम है, पूंजी है, संगठन और साहस, ये सभी भी लगान प्राप्त करते हैं। अगला और अंतिम है भूमि पर खेती करने का ऐतिहासिक क्रम गलत है। रिकार्डो ने क्या कहा कि जब किसी नए भूखंड पर, किसी नई जमीन पर व्यक्ति सबसे पहले कृषि करता है तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर कृषि करता है। उसके बाद जब वो भूमि खत्म हो जाती है तो फिर अगली भूमि पर कृषि करता है जनसंख्या के बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार से पहले ए, फिर बी, फिर सी, डी, इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है? कृषि करता है। इस प्रकार का क्रम उसने बताया। लेकिन आलोचकों ने क्या कहा कि धरती पर इंसान ने ऐसा नहीं किया है। यदि इतिहास पर नजर डालें तो व्यक्ति इस प्रकार से खेती का कर्म करता हुआ नहीं पाया गया है। व्यक्ति को कैसे पता कि मैं जहां बसूंगा वो भूमि क्या है? एकदम से अधिक उपजाऊ है। उपजाऊपन का पता उसको तब लगेगा, भूमि ज्यादा उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, जब वो वहां पर वो अनाज पैदा करेगा। तो तब देखेगा यदि अनाज कम पैदा होता है तो और फिर अगली जमीन की ओर बढ़ेगा। हाँ, देखेगा कि वहां पर क्या है? अधिक अनाज पैदा होता है, तब जाके पता चलेगा कि भूमि वह उपजाऊ अधिक है और ये कम है। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य सबसे पहले कहां बसा है? मनुष्य सबसे पहले नदियों की घाटियों में बसा है, जहां उसको पानी मिला है। तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उनका विकास कहां हुआ है? नदियों की घाटियों में हुआ है। तो ऐसा कहना कि भूमि पर खेती क्या करता है व्यक्ति? पहले उपजाऊ भूमि पर करता है, उसके बाद कम उपजाऊ पे करता है, फिर उसके बाद कम उपजाऊ पे करता है, ऐसा कहना गलत है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाओं के बाद आता है उसके सिद्धांत का महत्व। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत का महत्व वर्तमान में कम नहीं हुआ है। वह जितना महत्वपूर्ण तब था उतना ही महत्वपूर्ण आज भी है। लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है उस सिद्धांत का भी जो जन्म हुआ है इसी सिद्धांत के आधार पर आगे हुआ है। इसके अलावा उसने जो बताया था व्यक्ति भूमि की उपजाऊपन के क्रम में कृषि करता है, तो तब भी करता था, आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। आप देखिए कि वर्तमान में देशों की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो उपजाऊ भूमि है वो खत्म होती चली जा रही है। तो ऐसे में बाध्य होकर व्यक्ति को ऐसी जमीन पर कृषि फसलों का प्रोडक्शन करना पड़ रहा है जो कम उपजाऊ है। वहां पर आधुनिक तकनीकी के द्वारा भूमि को उर्वरा शक्ति दी जा रही है, खादों का प्रयोग किया जा रहा है, ओके, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, पानी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा उसने कहा कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात जैसे जैसे क्या करते हैं कि भूखंड के किसी भाग को स्थिर रखकर उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, तो
तो वैसे वैसे उत्पादन घटते क्रम में प्राप्त होता है। तो ऐसा ही कृषि में आज भी हो रहा है, तब भी होता था और भविष्य में भी होता रहेगा। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सार्वभौमिक सिद्धांत है, और वर्तमान में इसका जो महत्व है वह कम नहीं हुआ है। इसलिए जब भी लगान का सिद्धांत आता है तो उसमें सबसे पहले रिकार्डो का नाम ही आता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत को समझने के बाद उसके सार को समझते हैं कि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत की जो व्याख्या की है वह 3 बिंदुओं को लेकर की है। पहला आता है विस्तृत खेती में लगान या विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान, दूसरा आता है गहन खेती में लगान या गहन खेती के अंतर्गत लगान, और तीसरा आता है भूमि की स्थिति के अनुसार लगान। तो इस प्रकार से उसने अपने संपूर्ण सिद्धांत की जो व्याख्या की है इन 3 टॉपिकों को लेकर की है। अब इसके बाद आता है कि रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है उसकी मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि लगान भूमि की सीमितता एवं कृपणता या कंजूसी के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा रिकार्डो ने कहा। कि लगान उत्पन्न होने का कारण क्या है कि भूमि क्या होती है, सीमित होती है, और दूसरा उसने कहा कृपणता या कंजूसी कहा जिस कारण से लगान उत्पन्न होता है। अगला आता है कि भूमि का उपयोग केवल अन्न उत्पादन में किया जाता है। रिकार्डो ने कहा कि भूमि का जो उपयोग होता है केवल अनाज उत्पादन के लिए किया जाता है, अन्य कार्य उस पर नहीं किए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उस पर मकान बनाया जाता है, सड़क भी बनाई जाती है, लेकिन इस प्रकार की व्याख्या उसने नहीं की। उसने कहा कि भूमि का प्रयोग केवल अनाज के उत्पादन के लिए ही किया जाता है। तीसरा है लगान एक भेदात्मक बचत है। उसने क्या कहा कि लगान एक भेदात्मक बचत है। अगला लेते हैं कि उसने कल्पना की अधिसीमांत और सीमांत भूमि की। उसने 2 प्रकार की भूमियों की कल्पना की, एक कल्पना की अधिसीमांत भूमि की और एक कल्पना की सीमांत भूमि की। ठीक है, और इस प्रकार से अधिसीमांत भूमि की उपज में से यदि सीमांत भूमि की उपज को निकाल देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, लगान कहते हैं, या उसको कहते हैं भेदात्मक बचत। अगला आता है कि सीमांत भूमि लगान नहीं देती है। रिकार्डो ने कहा कि जो सीमांत भूमि होती है वह किसी भी प्रकार का लगान नहीं देती, उससे किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है। अगला आता है कि लगान केवल भूमि से प्राप्त होता है। रिकार्डो ने कहा कि लगान केवल भूमि से ही प्राप्त होता है, उत्पादन के अन्य साधनों से किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है। अगला आता है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है। रिकार्डो के अनुसार भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है, अर्थात सभी प्रकार की जो भूमि है वो एक प्रकार की उपजाऊ शक्ति वाली नहीं होती है। कुछ भूमि क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, कुछ क्या होती है, कम होती है, कुछ और कम होती है। इस प्रकार से उसने इसको बताया कि जो भूमि की उपजाऊपन या उर्वरा शक्ति होती है वह अलग अलग होती है, और यदि भूमि की उर्वरा शक्ति संपूर्ण पृथ्वी की एक जैसी हो जाए तो लगान उत्पन्न नहीं होगा। अगला आता है कि भूमि की शक्तियां मौलिक और अविनाशी होती हैं। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में क्या कहा लगान के, कि जो भूमि की शक्तियां होती हैं वो ओरिजिनल होती है, कि जैसे भूमि मिली है वैसे ही रहती है, और वो अविनाशी होती है कि मनुष्य उसको नष्ट नहीं कर सकता है।